हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले हैं हमारे शेड्यूल के अकॉर्डिंग। और आज जो है अ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। इसमें वो सभी क्वेश्चन हैं जो पूछे जा चुके हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है। इतनी मैं श्योरिटी आपको दे सकता हूं कि ये सेशन करने के बाद चैप्टर 5 जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया, और नई बुक में इसी को चैप्टर 3 में इंक्लूड किया गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 2 चैप्टर हटा दिया गया है। और वो कौन से 2 चैप्टर हटाए गए हैं इसके बारे में मैंने अपने सिलेबस में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, काफ़ी अच्छे से डिस्कशन किया है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जा करके ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सिलेबस का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो ये पॉलिटिकल साइंस का ये जो सेशन है किसके लिए इम्पोर्टेंट होगा? जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं और हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, चाहे किसी भी बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, किसी भी बोर्ड के हो सकते हैं। उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। मैं एक बार शेड्यूल डिस्कशन कर लेता हूँ। जो टाइम है यहाँ का, 8 बजे शाम में डेली क्लास होती है। 1 दिन पॉलिटी, 1 दिन ज्योग्राफी हो रही है। पॉलिटी जो हो रही है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को, वहीं ज्योग्राफी हो रही है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को। कल क्लास नहीं हुई थी, कल किसी रीज़न से क्लास नहीं हुई थी, लेकिन आज जो है पॉलिटी की क्लास होगी, क्योंकि आज जो है ट्यूसडे है। उसके बाद मैंने आप लोगों को कहा था कि बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप लोगों को लाइव क्लासेस चाहिए, आपके डाउट्स होते हैं, कुछ पूछने होते हैं मुझसे, या इंटरेक्शन करना है आपको, तो अगर आपको डाउट क्लास चाहिए तो आप कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में लाइव क्लास, ठीक है? लाइव क्लास कमेंट कीजिए। अगर 50 कमेंट आप पूरा कर देते हैं तो मैं आपको लाइव क्लास दूँगा, और कमेंट जो है जेन्युइन होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कमेंट फेक होने चाहिए। अगर एक घर में एक ही बच्चा पढ़ने वाला है और 5 मोबाइल है 5 जनों के पास, तो 5 कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि वह जो है एक तरह से जेन्युइन कमेंट नहीं होगा। क्योंकि फिर जब लाइव क्लास मैं दूँगा और उसमें 10 से 20 बच्चे ही जुड़ेंगे, इस तरह से कमेंट करने के बाद ज़ाहिर-सी बात है 10 या 20 बच्चे ही जुड़ेंगे, तो फिर मुझे पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए जेन्युइन कमेंट कीजिए, 50 कमेंट पूरा कर दीजिए, मैं आपको लाइव क्लास दूँगा, ठीक है? और कमेंट क्या करना है? लाइव क्लास। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक देश के रूप में बांग्लादेश का गठन कब हुआ? मैंने आपको बांग्लादेश की कहानी बताई है कि किस तरह बांग्लादेश का उदय हुआ था, और बांग्लादेश के मुद्दे पर भारत-पाकिस्तान का युद्ध उसी वर्ष हुआ था, तो 1971 में, 1971 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो बांग्लादेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? एक देखिए, कुछ प्रतीकात्मक मैप है, ठीक है? आप ऐसे समझ मत लीजिएगा कि एकदम से यही मैप है एकदम। ये कुछ नहीं है, बस प्रतीकात्मक मैप है, मैंने बना दिया, ठीक है? अ जस्ट नीचे में है ये। इसको बोलते थे, शायद नहीं दिख रहा होगा। इसको बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान यानी पूर्वी पाकिस्तान, और इसको कहा जाता था वेस्ट पाकिस्तान यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान। तो यही ईस्ट पाकिस्तान बाद में चल के बांग्लादेश के नाम से विश्व प्रसिद्ध हुआ। तो इसको इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा पूर्वी पाकिस्तान, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में माओवादियों ने वहाँ के अनेक हिस्सों पर कब्जा कर लिया था? मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि त्रिकोणीय संघर्ष हुई थी। एक तरफ माओवादी थे, एक तरफ राजा था यानी किंग था, और एक तरफ अन्य राजनेता थे जो लोकतंत्र की माँग कर रहे थे। माओवादी चाह रहे थे हमारी सरकार हो, जो राजा था इसकी शासन पहले से ही थी और ये सेना के द्वारा शासन करता था। वहीं जो कुछ राजनीतिक दल थे, कुछ सामाजिक संगठन थे, वो चाहते थे कि यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना की जाए। इसी वजह से तीनों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष होता है और माओवादी कुछ हिस्सों पर कब्जा करने में कामयाब रहते हैं। तो वह देश था नेपाल। वह देश नेपाल था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल कब एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना? तो नेपाल में बहुत सारी उठापटक हुई, बहुत सारी एक संविधान को एक बार बनाया गया, फिर बर्खास्त किया गया, फिर से लागू किया गया। ये सारी घटनाएँ मैंने आपको बताई है। इस ये सब करते-करते नेपाल में जो गणराज्य लागू हुआ था, अब ये गणराज्य का क्या अर्थ होता है, ये मैंने चैप्टर में आपको बताया है। तो नेपाल में जो गणराज्य लागू हुआ था, यह 2008 में लागू हुआ था। 2008 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था, और सिंगली जो है श्रीलंका का समुदाय है, जिसने भारत दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के जो लोग थे, जो श्रीलंका चले गए, जिनको श्रीलंकाई तमिल कहा गया था, उनको विशेष स्वायत्ता देने के विरोध में इसी सिंघली समुदाय ने विरोध किया था कि उनको विशेष स्वायत्ता नहीं दी जाए।
और इसी उपेक्षा भरे बर्ताव के कारण उन लोगों ने अलग से एक प्रांत बनाने की मांग कर दी थी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो भारत की आज़ादी के 1 वर्ष बाद ही श्रीलंका आज़ाद हुआ था 1948 में। ऑप्शन डी हो जाएगा 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिट्टे एलटीटीई लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल TALEM एलम। तो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम इसका फुल फॉर्म होता है और पूछा जाता है, कैसे कई बार क्वेश्चन में देखने को मिला है कि पूछ लेगा एल का क्या अर्थ होता है, ई का क्या अर्थ होता है, तो याद रखिएगा तभी आपसे बन पाएगा। तो लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम यह एक आतंकवादी संगठन था, कहाँ का था? श्रीलंका का था। श्रीलंका का था। उसी उपेक्षा भरे बर्ताव के कारण उन्होंने एक अलग राष्ट्र की मांग कर दी। अपने मांग के समर्थन में उन्होंने हथियार उठा लिया और इस वजह से वहां पे उनको एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है TRF द रेसिस्टेंस फ्रंट कहाँ का आतंकवादी संगठन है? पिछले वर्ष ही इसको बैन किया गया है। अगर आप लोग न्यूज पढ़ते हैं, न्यूज देखते हैं, तो आपको याद होगा कि TRF द रेसिस्टेंस फ्रंट एक कश्मीर का आतंकवादी संगठन था। कश्मीर का एक आतंकवादी संगठन था और कश्मीर किसका पार्ट है? भारत का पार्ट है, तो भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने श्रीलंका में कब अपनी शांति सेना भेजी थी? तो भारत ने श्रीलंका में जब लिट्टे और श्रीलंकाई सेना के बीच युद्ध हो रहा था और साथ ही साथ जो तमिलनाडु के लोग थे, तमिलनाडु की सरकार थी, भारतीय सरकार पे प्रेशर बना रही थी कि आप श्रीलंकाई सरकार से बात कीजिए, तमिलों के हक की आवाज उठाइए। इस वजह से जो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट रूप से भारत सरकार बात करने को राजी हुई और 1987 में भारत ने अपनी सेना भेजी थी श्रीलंका में, शांति सेना, ताकि वहां पे शांति स्थापित की जा सके। लेकिन भारतीय सेना वहीं वहीं ही जो संघर्ष होता है उसी में उलझ जाती है और फिर 1989 में भारतीय सेना को वापस बुलाना पड़ता है। 1989 में वापस बुलाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच किन मुद्दे को लेकर विवाद है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच कई मुद्दे को लेकर विवाद है, जिसके बारे में मैंने आपको अपने चैप्टर में बताया है, जिसमें कश्मीर है, सरक्रीक रेखा है, सियाचिन ग्लेशियर है, कुछ जो परमाणु हथियार इसको लेकर भी है। तो ये सभी विवाद है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग दो ही ऑप्शन दिए हुए हैं, कश्मीर और सरक्रीक रेखा। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु समझौता कब हुआ था? सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों के जल के बहाव को लेकर के नियंत्रण करने, यानी कि जल के बहाव को लेकर के दोनों देशों के बीच मतभेद हो गया था और ये मतभेद 1960 में इतने ज्यादा बढ़ गए कि 1960 में विश्व बैंक को दोनों के बीच मध्यस्थता कराने के लिए, दोनों के बीच समझौता कराने के लिए मध्यस्थता करनी पड़ी उनको, विश्व बैंक को। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी के जल के हिस्से को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है? तो यह बांग्लादेश और भारत के बीच विवाद है और इसके बहाव क्षेत्र को मैंने आपको बहुत ही अच्छे से मैप से समझाया था। साथ ही साथ सिंधु जल समझौता हुआ था, उसका जो विवाद था उसको भी मैंने काफी अच्छे से आपको मैप के माध्यम से समझाया था। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाकर के जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लुक ईस्ट नीति को कब अपनाया गया, या भारत ने लुक ईस्ट नीति को कब अपनाया था? तो 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे, उस समय भारत ने लुक ईस्ट नीति को अपनाया था। इस नीति को अपनाने के पीछे की वजह थी कि भारत के पूर्वी राज्यों में और साथ ही साथ भारत के, मान लीजिए ये भारत है तो भारत का एक पूर्वी राज्य है और साथ ही साथ भारत के इस एरिया में जो आसियान का एरिया है, ठीक है, जहाँ पे आसियान के सदस्य देश रहते हैं, इनके साथ अपने राजनयिक और आर्थिक संबंध को बेहतर बनाना, इनके साथ अपने राजनयिक और आर्थिक संबंध को बेहतर बनाने के लिए भारत ने 1991 में 1991 में लुक ईस्ट नीति को अपनाया था और वहीं एक्ट ईस्ट नीति को जो अपनाया गया था यह 2014 में अपनाया गया था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे उस समय। नरेंद्र मोदी हालांकि अभी भी है, लेकिन 2014 की बात हो रही है इसलिए हम लोग "थे" का शब्द का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है। भारत और चीन के बीच LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और मैकमोहन दोनों है, ठीक है। हालांकि चीन मैकमोहन रेखा को नहीं मानता, लेकिन भारत भी अभी भी इस समय इस मैकमोहन रेखा की प्रासंगिकता भारत में अभी भी बनी हुई है। लेकिन अगर इसमें से एक ऑप्शन दे दे तो आपके पास जो एक ऑप्शन आएगा वो LAC आएगा, मैकमोहन रेखा नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कहलाती है। तो भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा कहलाती है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल और रेड क्लिफ रेखा दोनों, और इस दोनों को किस तरह से बांटा गया, कैसे कैसे LOC और रेड क्लिफ लाइन थी, ये सब मैंने आपको चैप्टर में बताया है, तो जरूर जाकर के देखिएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस देश में स्थापित हुआ? सैनिक शासन की बात की जा रही है, सैनिक शासन और वो भी सबसे पहले। तो सबसे पहले सैनिक शासन जो स्थापित हुआ था, यह पाकिस्तान में हुआ था और पाकिस्तान की स्टोरी मैंने आपको बहुत ही अच्छे से अपने पहले ही क्लास में बताई है। ठीक है, पहले ही क्लास में मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित रहा? नस्लीय उग्रवाद यानी कि जातीय हिंसा, जातीय हिंसा, और ये जातीय किसके प्रति थी? तमिल। तो कौन सा देश हो जाएगा जब तमिल का जिक्र आया? तो श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में संविधान की पावनता से बार बार खिलवाड़ किया गया, संविधान को नहीं माना जाता था? 1971 में इसी को लेकर के युद्ध भी हुआ था, मतलब बांग्लादेश में, पूर्वी पाकिस्तान में इसी को लेकर के, अगर संविधान को नहीं माना गया था, इसी बात को लेकर के वहां के लोगों ने आंदोलन किया था कि बांग्लादेश नाम का अलग राष्ट्र होना चाहिए। अब आपको पता चल गया होगा अभी तक, तो पाकिस्तान हमारा आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष है? देखिए, एक तो यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष शब्द आया, दूसरा शब्द होता है धर्म सापेक्ष शब्द आया, दूसरा शब्द होता है धर्मनिरपेक्ष। निरपेक्ष का अर्थ होता है उदार। ये भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ये सभी बात हम और आप सभी जानते हैं। और इसी वजह से जो अभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर, फेसबुक यूनिवर्सिटी पर जो या कुछ बहुत ही मूर्ख टाइप के जो लोग हैं, ये बात कर रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सिर्फ इस शब्द की वजह से भारत हिंदू राष्ट्र कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए पहले पढ़िए, शब्द को समझिए, क्या लिखा गया है, उसका क्या अर्थ होता है, तभी फिर बात करना सबसे ज्यादा अच्छी बात होती है। धर्मनिरपेक्ष का सीधा सा अर्थ होता है कि जिस देश में भी धर्मनिरपेक्ष होगा, इसका सीधा सा अर्थ है उस देश में सभी धर्म के लोग अपने-अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, अपने-अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, अपने-अपने धर्म की मानने की स्वतंत्रता होती है। सरकार किसी भी प्रकार से किसी के भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगी और सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा भी नहीं देगी, ये धर्मनिरपेक्ष होता है। लेकिन धर्म सापेक्ष इसका जस्ट उलट होता है कि सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा देती है, किसी एक धर्म को बहुत ज़्यादा छूट दी जाती है, बहुत ज़्यादा संसाधनों पे अच्छी छूट दी जाती है, कह सकते हैं उनको सरकारी सरकार की ओर से ही बहुत ज़्यादा प्रिविलेज मिला हुआ रहता है, बहुत ज़्यादा सुख-सुविधा के संसाधन मिले हुए रहते हैं। तो यह जो धर्म सापेक्ष है, आपको समझ में आ गया होगा, पाकिस्तान, ठीक है? पाकिस्तान एक धर्म सापेक्ष देश है और यहाँ पे पहले ही डिक्लेयर किया जा चुका है कि पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया के किस देश के प्रधानमंत्री को उसके उत्तराधिकारी ने अपदस्थ कर फांसी की सजा दे दी थी? तो यह भी पाकिस्तान ही हो जाएगा। जितनी भी क्रूर-क्रूर घटनाएँ हुई है, संविधान के साथ जो खिलवाड़ हुआ, ये सब का सब पाकिस्तान में ही हुआ। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान में हुआ। ऐसी बात नहीं दुनिया की किसी और देश में नहीं हुआ है, लेकिन हमारे पड़ोसी देश, अभी हम दक्षिण एशिया की बात करें तो पाकिस्तान में इस तरह की घटनाएँ हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दिया था? तो जाहिर-सी बात है, बांग्लादेश के मुद्दे पे भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ ही था। तो भारत चाहता ही था कि बांग्लादेश अलग हो जाए। इसलिए 1971 में ही भारत ने बांग्लादेश को मान्यता प्रदान कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2014 में भारत-चीन संबंध सुधारने की ओर से किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की थी? तो 2014 में अगर आपको ध्यान होगा तो मोदी जी ही 2014 में प्रधानमंत्री थे, यानी बन चुके थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत-चीन संबंध सुधारने की पहल इन्होंने की थी और इसी में जो शिमला समझौता हुआ था इसके बाद, जिसमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी गई थी उस समझौते पर दस्तखत करने के लिए, तो एक उसमें प्रावधान ये भी जोड़ा गया था कि शिमला समझौता के सारे प्रावधान लागू होंगे। पाकिस्तान को भी बांग्लादेश को एक देश के रूप में दर्जा देना होगा। ठीक है? ये प्रावधान था उस समझौते में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षेस या सार्क का गठन कब हुआ? देखिए, सार्क आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है? ऐसे तो नहीं मिलेगा क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को ऐसे नहीं मिलेगा। सार्क ऐसे मिल सकता है या उसके स्थान पर दक्षेस मिल सकता है। इसका गठन 1985 में हुआ था और कहाँ पे हुआ था? अगर पूछा जाए कहाँ हुआ? तो ढाका। और अगर ढाका ऑप्शन में ना दे तो ढाका कहाँ है? बांग्लादेश की कैपिटल है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। अगर ढाका ना दे, बांग्लादेश दे तो बांग्लादेश आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षेस का की स्थापना ढाका में भले ही हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय काठमांडू में है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में है।
अगर आपको काठमांडू ना दे तो नेपाल दे सकता है, नेपाल ना दे तो काठमांडू दे सकता है, इसलिए जगह का भी नाम याद रखिएगा और देश का भी नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सार्क के कुल कितने सदस्य हैं? इसी तरह से सार्क लिखा हुआ आएगा। तो वर्तमान में सार्क के 8 सदस्य हैं, लेकिन स्थापना के वक्त जो सदस्य थे इसके, यह 7 थे और अफ़गानिस्तान जो सदस्य बना इसका 2007 में बना। हालाँकि इसके बारे में मैंने चैप्टर के अंदर में डिस्कशन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? तो जहाँ दक्षेस की स्थापना हुई थी, ढाका में हुआ। और कब हुआ? 1985 में। पहला सम्मेलन की बात की जा रही है। मैंने 4 इंपोर्टेंट सम्मेलन आपको बताए हैं, तो चैप्टर में जाकर के देख लीजिएगा, उससे क्वेश्चन बनते हैं और बार-बार क्वेश्चन फ्रेम होते हैं उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षेस का 7वां सम्मेलन ढाका में कब हुआ था? दक्षेस का जो 7वां सम्मेलन ढाका में हुआ था, वो 1993 में हुआ था, जिसमें साफ्ता पर इनिशियली बात चली थी, ठीक है, 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन 2 देशों के बीच 1996 ईस्वी में फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था? तो फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 में। क्यों? क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल के बंटवारे को लेकर के, या ऐसा भी दे दे कि भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 में नदी जल के बंटवारे को लेकर के कौन-सा समझौता हुआ था? तो उसका आंसर हो जाएगा फरक्का समझौता। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि आपको कांसेप्ट क्लियर रखना है, चाहे क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम करे, आपको आ जाएगा। और कांसेप्ट क्लियर कैसे रखेंगे? पढ़ के, समझ के, जो मैं चैप्टर पढ़ाता हूँ वहाँ से, इस सब तरह से आप कांसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2004 में 12वें दक्षेस सम्मेलन कहाँ हुआ था? 2004 में जो 12वां दक्षेस सम्मेलन हुआ था, यह इस्लामाबाद, पाकिस्तान में हुआ था। और इसी में जो क्या हुआ था कि साफ्टा के लिए जो आधिकारिक जो समझौता हुए थे, इसी में हुआ था। काठमांडू, नेपाल, बांग्लादेश, ढाका, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जस्ट अ वेट। बिल्कुल। दक्षेस के सदस्यों ने मुक्त व्यापार संधि साफ्टा, जिसको हम लोग साफ्टा के नाम से जानते हैं, इस पर कब समझौता किया था? तो कब हस्ताक्षर किया था? 2004 में किया था। और 2004 में कहाँ पे किया गया था? इस्लामाबाद, पाकिस्तान में किया गया था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2007 में निम्न में से कौन सा देश दक्षेस का 8वां सदस्य बना? और बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दक्षेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। 8वां सदस्य जो बना था, अफगानिस्तान बना था। और मैंने याद भी करने के लिए बताया था, अ से 8वां होता है, ऐसे 8वां लिखते हैं ना आप लोग, या हम सभी हिंदी में, तो अ से 8वां और अ से अफगानिस्तान। कब बना? 7 में बना था। यानी कि 7 तक, जिस समय तक यह समझौता नहीं होता, जिस समय तक अफगानिस्तान सार्क का सदस्य नहीं बना था, उस समय तक सार्क में केवल 7 ही सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2014 में 18वां दक्षेस सम्मेलन या 18वां सार्क सम्मेलन, ये कहाँ हुआ? तो 2014 में जो हुआ था, यह काठमांडू, नेपाल में हुआ था। काठमांडू, नेपाल में हुआ था 18वां सार्क सम्मेलन। इसके बाद सार्क सम्मेलन नहीं हुए, और क्यों नहीं हुए इसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर काठमांडू के जगह पे नेपाल दिया हुआ रहता, तो वो भी हमारा आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल में नया संविधान कब अपनाया गया? नेपाल में नया संविधान जो अपनाया गया था, ये 2015 में अपनाया गया था, ठीक है, 2015 में। लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना नेपाल में 2008 में हुई, लेकिन नया संविधान जो बनाया गया था, ये अपनाया गया था, ये 2015 में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस हिमालयी देश को सबसे ज्यादा अनुदान देता है? सबसे ज्यादा। नेपाल भी एक हिमालयी देश है, भूटान भी एक हिमालयी देश है। हालाँकि चीन हमसे बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो सिर्फ़ 2 ही ऐसे देश हैं, लेकिन किसको सबसे ज़्यादा अनुदान देता है? तो भूटान को देता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कुल इतने क्वेश्चन आंसर थे, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। ऑलमोस्ट मैंने सारे क्वेश्चन आंसर कवर करने की कोशिश की है, जो पूछा गया है कई बार और जिसके पूछे जाने की संभावना है। इसलिए आप तो देखिएगा ही, साथ ही साथ सेशन अच्छा लगा हो, हमारे सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि बहुत और भी बच्चों को इस सेशन का बेनिफिट मिल सके। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए, और टेलीग्राम ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे भी मैं नोटिफिकेशन दे दिया करता हूँ, वहाँ पर भी मैं अपडेट कर दिया करता हूँ कि क्लासें लग चुकी है। और कमेंट जरूर कीजिएगा कि सेशन आपको कैसा लगे। साथ ही साथ ये भी कमेंट कीजिएगा कि अगर आपको लाइव क्लास चाहिए तो लाइव क्लास कमेंट भी करिएगा। तो सेशन को आज यहीं तक रहने देते हैं।
मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़िए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।